हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। एक कहावत है कि जिसके लिए चोरी की वही चोर कहने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए आप अपनी जान तक देने को तैयार हैं, और वो आखिरकार आप ही के अगेंस्ट में आरोप लगाने लगे, आप ही के अगेंस्ट में वो षड्यंत्र करने लगे, तो फिर आपको अच्छा लगेगा क्या? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को यदि देखें तो भारत के आजू बाजू में, आजू और बाजू कहने का मतलब कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से गहमा गहमी बढ़ रही है, घनिष्ठता बढ़ रही है, ऐसे में ये कहावत साक्षात तौर पर प्रमाणित होती हुई दिखती है कि भारत ने जिस बांग्लादेश को महत्व दिया, लंबे समय से महत्व दिया, जिसकी आज़ादी के लिए 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ टकराने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आज वही बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ गलबहियां कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे की जो छवि है दक्षिण एशिया में, इसे एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इसी पहलू पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आयाम हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सामने आप पैनल पर देख रहे हैं एक खबर को कि यूनुस शरीफ मीट इन कैरो, यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब जो कि राइट नाउ बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, चीफ एडवाइजर की भूमिका निभा रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच में मुलाकात हुई है मिस्र के कैरो में। यह मुलाकात किस कारण से हुई है? तो दरअसल D8 यानी कि डेवलपिंग इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनकी आर्थिक सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन किया जा रहा है यहीं पर, और इसी परिप्रेक्ष्य में इन दोनों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के कई सारे मायने निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करेंगे। सामने आप इन दोनों महानुभावों की तस्वीर देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम भारत और बांग्लादेश के बीच की गतिविधियों की बातचीत करते हैं तो इसमें कई सारे जो अलग अलग डायमेंशन है इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के साथ साथ एक जो तीसरा पक्ष है वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उभर करके सामने आ जाता है। इसलिए भारत और बांग्लादेश के बारे में बातचीत करने से पहले, इनके वर्तमान संबंधों को समझने से पहले, राइट नाउ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में किन बातों पर बातचीत हुई है और किस तरीके से ये बातचीत भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है, एक रणनीतिक विचारणीय पक्ष यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहली बात यहाँ पर कही जा रही है कि 1971 से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको एक बार में ही अब समाप्त कर दिया जाए। ये मोहम्मद यूनुस साहब ने किसे कहा है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को कहा है। यानी कि 1971 में जिस समय की बांग्लादेश की स्वतंत्रता की बात चल रही थी और एट दैट टाइम जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार इनफैक्ट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, है ना, उस समय आपको मैं बताऊं कि अवामी लीग का नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी हैं शेख हसीना, और शेख हसीना को ही अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले की जो वारदात हुई जिसमें उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अभी वो भारत में शरण ली हुई हैं। तो ऐसे में अब आप समझिए कि जिस अवामी लीग के नेतृत्व में ये सारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था, उस अवामी लीग के अगेंस्ट की एक जो स्थिति है वर्तमान में बांग्लादेश में देखी जा रही है, और वहां पर मोहम्मद यूनुस साहब अब ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, 1971 से जुड़े हुए जो भी हमारे मुद्दे हैं अब उसको रफा दफा कीजिए, जो हुआ जैसा हुआ उसको अब समाप्त कीजिए, अब हम लोग नई राह से नई दिशा में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। यहां तक कि शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस के माध्यम से बांग्लादेश के संदर्भ में जो अभिव्यक्ति दी है उसमें जानते हो क्या कहा है? उसमें कहा है कि बांग्लादेश हमारा मित्र नहीं है, बांग्लादेश हमारा भाई है। इसे मित्र देश नहीं कहा है, इसे भाई देश के तौर पर संबोधित किया है। ब्रदरी कंट्री है, ब्रदर इन कंट्री, समझिए, भाई के तौर पर माना जा रहा है भाई, है ना।
अब आप समझिए इससे कई कई सारी चीजें यहां पर निकल कर सामने आ रही हैं। दोस्तों यहां पर इस बात पर भी चर्चा की गई है कि 1974 में जब बांग्लादेश एक नई सरकार के तौर पर स्थापित हो जाता है, देन आफ्टर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में त्रिपक्षीय समझौता भी होता है। और उस समझौते के दौरान में ये देखा जाता है कि जो भी भारत के शिविरों में जो पाकिस्तानी युद्धबंदी कैद थे उनको रिहा किया जाए, और साथ ही जो लोग थे, जो भी स्थानीय लोग थे, उनके पुनर्वास की कोशिश की जाए। ये सारी बातें इस त्रिपक्षीय समझौते में की गई थी। और राइट नाउ शहबाज शरीफ ने इस बात को लेकर के और अधिक सक्रियता जताई है कि देखिए इस त्रिपक्षीय समझौते में जो बातें की गई थी वो तो ठीक है, लेकिन अब जबकि आप हमसे इस बात को लेकर के गुजारिश कर रहे हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं, जो भी आप कहेंगे वो हम मानने को रेडी हैं। समझिए इस बात को कि आखिर किस तरीके से ये चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई दिख रही हैं। दोस्तों यहां पर जो एक नजदीकी इन दोनों देशों के बीच में दिख रही है वो है जलमार्ग से व्यापार में सक्रियता को लेकर। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं कि भारत को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान की तरफ से एक कार्गो शिप किधर गया, तो बांग्लादेश गया, वहां पर चटगांव में गया। हालांकि यहां पर एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कार्गो शिप गया था, कार्गो शिप मतलब एक बहुत बड़ा सा जहाज जिस पर बहुत बड़ी मात्रा में सामान को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पानी के जहाज से ले जाया जाता है। तो दरअसल ये जो कार्गो शिप था, ये इसका ओरिजिन पॉइंट था संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात से ये चल करके पाकिस्तान में कराची में रुकता है, कराची में कुछ सामान उसमें लदाता है जहाज में, और देन उस सामान को लेकर के ये जहाज आगे बढ़ता है, चटगांव पहुंचता है, बांग्लादेश में उन सामान को उतारा जाता है और देन फिर अपने डेस्टिनेशन इंडोनेशिया की ओर बढ़ जाता है। नवंबर में इस स्थिति को देखा गया, और जानते हो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इस तरीके से पाकिस्तान से कोई भी कार्गो शिपमेंट बांग्लादेश की ओर गया है ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो भारत के मद्देनजर बांग्लादेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक देश के तौर पर माना जाता रहा था, और भारत और बांग्लादेश के बीच में लगातार एक बेहतर संबंध रहा था। ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो एक शत्रुता की स्थिति थी 1971 के बाद से, वो लगातार देखी जाती रही थी। और इसी कारण से भारत को आज के समय में ये आश्चर्य हो रहा है कि आखिर बांग्लादेश किस तरीके की नई रणनीति अपना रहा है ना। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध है, और ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ यदि दोस्ती करने की कोशिश करता है तो फिर ऐसे में हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। नहीं, कॉमन सेंस से आप समझिए कि कोई आपका दुश्मन है और कोई ऐसा आपका दोस्त आपके दुश्मन के साथ हैंडशेक करता है तो आपको खटका लगेगा या नहीं लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, जब तुम बीमार थे तो मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया है? ये सारी बातें आप याद करेंगे और आप सोचेंगे कि बताओ इस पर कितना भरोसा किया जाए। और वो जो दोस्त है वो अब अक्सर आपकी आलोचना भी कर रहा है, इजंट इट। यही स्थिति यहां पर वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में देखी जा रही है। आ रही बात समझ में? ये चीजें दोस्तों ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो वर्तमान में ये शिपमेंट है जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो मैंने आपको बताया कि संयुक्त अरब अमीरात से यहां से ये शिपमेंट कराची गया, कराची से होते हुए और फिर चिटगांव चला गया, है ना। इधर से अरब सागर से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए चला गया। भारत को एकदम बिल्कुल ही कोई इससे मतलब नहीं, कोई भारत का कोई इसमें लेना देना यहां पर नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझें दोस्तों कि जिस तरीके से भारत के अगेंस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थितियों को हम देख रहे हैं, ऐसे में एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि सार्क को पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है मोहम्मद यूनुस साहब के द्वारा। और ये सार्क क्या है? SAARC, है ना।
दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन है भाई, और इस दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग संगठन की बैठक लंबे समय से नहीं हुई है साहब। 2016 से इसकी बैठक नहीं हुई है ना, 2016 से बैठक नहीं हुई है। कारण क्या है? 2016 में जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भारत के अगेंस्ट में हमले किए गए, और देन आफ्टर भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, भारत ने कहा कि देखो भाई पाकिस्तान, तुम सार्क में शामिल हो और तुम जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हो, अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बिना मतलब का झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। सार्क की बैठक अब हम तभी उसमें शामिल होंगे जब तक कि तुम आतंकी गतिविधियों को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर देते हो। और दुख की बात यह है कि अभी तक ये स्थिति सामने नहीं आई है, और भारत ने नियमित तौर पर लगातार सार्क की स्थिति को लेकर के चिंता भी जाहिर की है। लेकिन भारत ने यह भी कहा है कि देखिए, हम इन सब के बावजूद, बेशक सार्क जो है बहुत अधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद हम क्षेत्रीय स्तर पर जो भी सहयोग से संबंधित गतिविधियां हैं उसमें हम परहेज नहीं कर रहे हैं। हम बिम्स्टेक के माध्यम से जो भी बाकी देश हैं उनके साथ सहयोग स्थापित करने को तैयार है, और हम उसमें काम कर भी रहे हैं। भारत ने लगातार ये बातें कही भी हैं। भारत के विदेश मंत्री ने सार्क को लेकर के ये बातें लगातार कही हैं कि देखिए, सार्क अब पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका है, क्योंकि उसमें एक ऐसा देश शामिल है यानी कि पाकिस्तान, उसके द्वारा कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो ऐसे में हम बाकी जो स्थितियां हैं उसकी ओर तो ध्यान देंगे ना। लेकिन इस समय जबकि मोहम्मद यूनुस, जो कि खुद भी सार्क के अंतर्गत यानी कि बांग्लादेश सार्क के अंतर्गत सदस्य देश के तौर पर है, पाकिस्तान भी सार्क के अंतर्गत सदस्य देश के तौर पर है, नेपाल है, भूटान है, हाँ, ऐसे में इन दोनों के बीच में जब ये बातें हो रही हैं कि नहीं हम लोग क्यों नहीं फिर से सार्क को पुनर्जीवित करें, तो भारत को यहां पर सावधान होना होगा ही नहीं। भारत इस पूरे क्षेत्र में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आज के समय में एक महत्वपूर्ण धुरी देश के तौर पर पहचाना जा रहा है। हिंद महासागरीय क्षेत्र की स्तर पर देखें या फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कूटनीति के स्तर पर देखें, और ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर के सार्क को लेकर के अपने लीडरशिप को और मजबूत करता है, तो भारत को सचेत होने की जरूरत हो जाएगी, है ना। यहां पर दोस्तों इस बात को समझिएगा कि मोहम्मद यूनुस साहब ने तो यहां तक कह दिया कि केवल फोटो शूट के लिए ही हम सार्क सम्मेलन को पुनर्जीवित करें, केवल फोटो ही खिंचा लें, लेकिन इसे पुनर्जीवित करें, यहां तक उन्होंने कह दिया। अब यह आगे देखने वाली बात होगी कि यदि सार्क को रिवाइव किया जाता है तो भारत इसमें अपना स्टैंड क्या रखता है। क्या वो सार्क में शामिल होना चाहेगा या फिर सार्क से अपनी दूरी बनाना ही बेहतर समझेगा, क्योंकि ये भारत की अपनी विदेश नीति और अपने राष्ट्रीय हित का सवाल है भाई, है ना। भारत की अपने सिद्धांत का सवाल है, और भारत अपने सिद्धांतों से समझौता तो करना नहीं चाहेगा, इजंट इट। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है दोस्तों। जब हम भारत और बांग्लादेश के बीच के वर्तमान संबंध को देखते हैं तो फिर यहां पर दो तीन बातें बहुत ही स्पष्ट हैं कि देखिए, शेख हसीना साहब को भारत ने लगातार आश्रय दिया हुआ है। अगस्त में जिस तरीके से बांग्लादेश में उठापटक मचा और देन आफ्टर शेख हसीना भारत आई, भारत की यह काबिलियत है कि भारत में एक मत से सभी राजनीतिक दलों ने सभी के द्वारा सहमति जताई गई कि ठीक है, हमें शेख हसीना जी को आश्रय देना चाहिए। किसी भी दल के द्वारा विरोध नहीं किया गया। ये कितनी बड़ी बात है भारत की, है ना। और देन आफ्टर वो यहां पर शरण ली हुई है। और यहां देखो, जिस शेख हसीना के पिताजी ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए अंततः अपनी जान तक दे दी, उनको मार भी दिया गया बाद में बांग्लादेश की आजादी के बाद, और आज मोहम्मद यूनुस साहब पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें, है ना। अब ये स्थितियां ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, ये तो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने भी कई बार इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की है कि भाई आपके यहाँ पर जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनको क्यों परेशान किया जा रहा है, हा?
उनके अगेंस्ट में जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्या वो मानवाधिकार के लिहाज से उचित हैं? इजंट इट? तो ये सारे जो पक्ष है दोस्तों यहां पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के विरुद्ध लगातार बयानबाजी होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कभी यहां तक कह दिया जाता है कि नहीं, भारत का जो त्रिपुरा और बंगाल वगैरह वाला इलाका है ये सब हमारा ही है। अरे भाई, ये कौन सी बात हो गई? हालांकि भारत सरकार के द्वारा इस पर अभी 1-2 दिन पहले आपत्ति भी जताई गई है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि आपको इस बारे में क्लैरिटी हो सके। अब आप समझिए कि इस तरीके की यदि बयानबाजियां बांग्लादेश की वर्तमान की अंतरिम सरकार के किसी व्यक्ति की तरफ से आती हैं, तो फिर ऐसे में संबंधों में जो बेहतरी की संभावना है उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है ना। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है? इजंट इट? तो ये सारे जो पक्ष है दोस्तों यहां पर अभी उभर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस D8 के बैठक में इन दोनों ने मुलाकात की, आखिर वो D8 है क्या? मैंने अभी आपको बताया भी कि जो ये D8 है, डेवलपिंग इस्लामिक कंट्रीज हैं, यानी कि इस्लामिक देशों का आर्थिक सहयोग संगठन के तौर पर इसे जाना जाता है। अभी मिस्र के कैरो में इसकी बैठक आयोजित की गई है और 2025 में इंडोनेशिया में इसकी बैठक के आयोजन की बात भी कही गई है। वर्तमान में इसमें जो 8 देश हैं वो हैं मिस्र, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। अजरबैजान को भी इस ग्रुप में शामिल करने को लेकर के बातें चल रही हैं, ठीक है जी। तो D8 के बारे में ये एक ब्रीफ जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी यदि इस तरीके से सवाल पूछ दे तो फिर आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो आज की चर्चा के जरिए मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो एक रस्साकशी की स्थिति है ये किस तरीके से देखी जा रही है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ वर्तमान में किन आधारों पर अपने संबंध को थोड़ा सा नजदीक करना चाहता है और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो भारत पर भी पड़ सकता है। इस लिहाज से भारत को अपनी विदेश नीति के स्तर पर बांग्लादेश के साथ अपने संबंध को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि जो भारत का उत्तर पूर्वी इलाका है वो अभी भी संवेदनशील है और बांग्लादेश से इसकी सीमा टच होती है ना। तो यहां पर किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत महसूस ना हो और बांग्लादेश के कारण भारत में अस्थिरता की स्थिति पैदा न हो, ये सावधानी से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है 27 दिसंबर से। यदि आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप जल्द से जल्द इसका हिस्सा बनिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 2026 और 2027 को मद्देनजर रखते हुए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। 28,999 रुपये 2026 के हिसाब से कोर्स की फ़ी रखी गई है और 2027 के हिसाब से यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 34,999 रुपये में आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और इसके जरिए अपनी GS की संपूर्ण तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यदि आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि किताबों की स्थिति को लेकर के उलझन में रहते हैं कि आखिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सी किताबों का, कौन से नोट्स को फॉलो किया जाए, है ना, कहाँ पर हमें सारी बातें बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, आसानी से मिल जाएं, सरल और सहज भाषा में मिल जाएं, तो स्टडी IQ IAS की सामान्य अध्ययन की 18 हिंदी पुस्तकों का सेट आप परचेज कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए राइट नाउ आप मात्र 4,699 रुपये में इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर दिलीप.kumar@studyIQ.com से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दिलीप.kumar@02 मेरा टेलीग्राम ID है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिलीप सर स्टडी IQ मेरा इंस्टा चैनल है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।